हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल में ट्रेन हादसा, बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 7 से ज्यादा लोगों की मौत और 45 लोग बुरी तरह से घायल, कुछ की हालत गंभीर। बंगाल में हुए ट्रेन हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। रेल मंत्री अश्विनी से जाना हाल, हादसे को लेकर सीएम ममता बनर्जी से भी की बात। देश में आज मनाई जा रही मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के मौके पर 75 लाख लोगों के सूर्य नमस्कार का आयोजन। असम से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का सूर्य नमस्कार का वीडियो आया सामने। दिल्ली में आज फिर छाया रहा जबरदस्त कोहरा। कोहरे की धुंध में खोए दिल्ली के कई इलाके। वाहन चालकों को कम विजिबिलिटी के चलते हुई दिक्कत। बढ़ते अब खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी इलाके के मैनगुड़ी के बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मरने वालों की संख्या अब 9 के पास पहुंच गई है, वहीं घायलों की संख्या 45 हो गई है। बता दें कि गुरुवार शाम करीब 5:15 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। ट्रेन राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही थी और इसी बीच मैनगुड़ी पार करते समय ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई और सवारियों से भरे 4 डिब्बे पूरी तरह से पलट गए। इनमें से एक डिब्बा पटरी के नजदीक पानी में भी उतर गया, जिसमें से फंसे यात्रियों को निकाला गया। बताया जा रहा है कि वहां और पास के किसी भी स्टेशन पर कोई ठहराव नहीं था। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे, पुलिस प्रशासन समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य शुरू कर दिया। हादसे के शिकार लोगों को ट्रेन की बोगियों से निकालने के बाद स्थानीय अस्पताल भेजा गया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। घायलों को 1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए दिए जाने की बात कही गई है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट दुर्घटना है ये। रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। गैस कटर्स लेके कोच से बाहर निकालने के लिए वो भी पहुंच चुकी है टीमें। सीनियर ऑफिसर्स साइट पे पहुंच चुके हैं और पूरी तरह से हम लोग अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फ़ोन करके पूरे दुर्घटना की जानकारी ली और रेस्क्यू ऑपरेशंस की जानकारी ली है। हमारा फोकस है जल्दी से जल्दी रेस्क्यू पे हो, सभी लोग निकले, मेरे पैसेंजर साथी। और एक्सग्रेशिया भी अनाउंस कर लिया है ऑलरेडी जनरल मैनेजर नॉर्थ ईस्टर्न ने। मैं कल सुबह पहुंचा हूँ साइट पे। निश्चित तौर पे डिटेल जांच होगी और हर पहलू पे जानकारी ली जाएगी। अभी हमारा फोकस रेस्क्यू पे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पीएम मोदी ने बीकानेर ट्रेन हादसे के बारे में जाना। इसके अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए लिखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में बीजेपी के बाद अब पंजाब में कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में नामों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को एक वर्चुअली बैठक की गई, जिसमें पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। हालांकि अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पंजाब की 5 विधानसभा सीटों पर आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में पार्टी की शुक्रवार को यानी आज फिर से मीटिंग होगी। इसमें इन सीटों पर फिर से चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 1 या 2 दिन में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। बता दें कि पंजाब में 117 सीटों के लिए 14 फरवरी को चुनाव होना है और 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ सभी पार्टियां उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा करने में जुटी हुई है। वहीं पहले 3 चरणों के चुनाव को लेकर बीजेपी में 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। गुरुवार को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन तमाम नामों पर करीब 3 घंटे तक मंथन के बाद सहमति बनी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों के अंदर शुरुआती 3 चरणों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं चर्चा इस बात की भी है कि शुरुआती चरणों में जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी से जुड़े कुछ और बड़े चेहरों की उम्मीदवारी का भी ऐलान किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना शुक्रवार को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार नामांकन ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 9 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन 14 जनवरी को जारी किया जाएगा, यानी आज ये जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार 21 जनवरी तक अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच जबकि 24 जनवरी तक होगी। उम्मीदवार 27 जनवरी तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को कराया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन 75 लाख लोग एक साथ सूर्य नमस्कार उन्होंने किया। सूर्य नमस्कार करने वाले इन 75 लाख व्यक्तियों में भारतीयों के साथ साथ विदेश के लोग भी शामिल हुए। आयुष मंत्रालय का कहना है कि सूर्य नमस्कार से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आज के माहौल में जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आम लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। मकर संक्रांति के पर्व को और अधिक खास बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने इस बार बड़ी तैयारी की। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन 75 लाख लोग एक साथ सूर्य नमस्कार करेंगे, जिसमें देश विदेश के लोग भी शामिल होंगे। इस अभियान में विभिन्न मंत्रालयों के साथ साथ योग और सामाजिक क्षेत्र की बड़ी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा रहा है। सोनोवाल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूर्य नमस्कार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हर दिन सूर्य नमस्कार करने से कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं में फायदा मिलता है। मकर संक्रांति पर इस बार नदियों में स्नान नहीं होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे लगने वाले मेलों और स्नान पर रोक लगा दी है। नर्मदा, बेतवा और शिप्रा सहित अन्य तटों पर मेला और स्नान नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व मकर संक्रांति पर नर्मदा किनारे सदियों से मेले लगते रहे हैं। लोक परंपरा के ऐसे पर्वों में बड़ी संख्या में लोग भी नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। एसडीएम गोरखपुर के आदेश में घाटों पर समूह में इकट्ठा होने और नदी में सामूहिक रूप से स्नान करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश में इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस ने इस बार भी त्योहारों का मजा खराब किया है। आज मकर संक्रांति का स्नान है, मगर हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा स्नान को प्रतिबंधित किए जाने के चलते हरिद्वार के पूरे हर की पौड़ी क्षेत्र को बैरिकेड करके श्रद्धालुओं के आने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर आने वाले श्रद्धालुओं को हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों पर जाने से रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्नान के प्रतिबंधित होने से हर की पौड़ी समेत सभी घाट सूने पड़े हुए हैं। इसी के बीच आज सुबह की गंगा आरती भी केवल चंद लोगों की मौजूदगी में ही हो पाई। सामान्य तौर पर मकर संक्रांति स्नान पर बड़ी संख्या में देशभक्त श्रद्धालु मां गंगा का स्नान करने के लिए हरिद्वार आते हैं, मगर क्योंकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन ने स्नान पर रोक लगा दी है। इसके चलते पूरा हर की पौड़ी क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन का दुष्प्रभाव तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ ये वायरस लोगों की जान ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस वायरस का असर एक बार फिर से देश की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में फिर से लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोगों के कारोबारों पर भी खासा असर पड़ रहा है। इसी के चलते आरबीआई गवर्नर ने आर्थिक रिकवरी पर पड़ने वाले असर को लेकर देश के वित्तीय नियामकों के स्तर पर विमर्श का दौर शुरू कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में एफएसडीसी यानी वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद की उप समितियों की बैठक हुई। केंद्रीय बैंक की तरफ से बताया गया कि कोरोना की तीसरी लहर के आर्थिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे। इसके अलावा घरेलू इकोनॉमी से जुड़े दूसरे पहलुओं के बारे में चर्चा की गई। वैश्विक स्तर की गतिविधि और इसके भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर की भी समीक्षा की गई है। आधार के जरिए वित्तीय लेन देन की सुविधा को व्यापक बनाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोविड-19 के 14,765 नए मामले सामने आए। बुधवार के मुकाबले राज्य में 1,084 मामले ज्यादा मिले। अपडेटेड के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 71,000
22 तक पहुंच गई है। राजधानी लखनऊ में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि लखनऊ में 24 घंटे में 2213 नए मामले पाए गए। इसके बाद नोएडा में 1626, गाजियाबाद में 1678, मेरठ में 1197 मामले मिले हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 3005 नए संक्रमित मिले। वहीं 2 कोरोना मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में 977 मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 13 जिलों में 3005 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब तक कुल 7435 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 977 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इन्हें मिलाकर 3,35,677 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या घटने से सक्रिय मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं 9,936 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश की रिकवरी दर 93.19% और सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 10.91% तक पहुंच गई है। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और नगर निगम की ओर से कोविड को रोकने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। अहमदाबाद का रायपुर क्षेत्र अपने पतंग और धागा के लिए जाना जाता है, इसलिए लोग यहां बुधवार को आखिरी दिन पतंग और धागा खरीदने आए। भारी मात्रा में बाजार में भीड़ जमा हुई। बाजार में लोग बिना मास्क के नजर आए। बाजार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। ना किसी ने मास्क लगा रखा था और ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। गुजरात से अजय मिस्त्री की रिपोर्ट। राज्य में बढ़ते कोरोना के चलते सरकार की ओर से लगातार नई गाइडलाइंस जारी की जा रही है। वहीं लोगों की जरूरतों को देखते हुए राज्य सरकार ने संडे लॉकडाउन के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की है। अब संडे लॉकडाउन के दौरान डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेगी। बता दें कि गृह विभाग ने 9 जनवरी को जारी गाइडलाइंस में दूध, फल, सब्जी और किराना की दुकानों को छूट नहीं दी थी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में सख्त लॉकडाउन के समय भी डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहती थी, जिसको देखते हुए गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना वायरस को लेकर भारत के लिए चेतावनी जारी की है। यूएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट से अप्रैल से जून के बीच में 2.4 लाख लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था में सुधार प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में इसी तरह की स्थिति जल्द ही पैदा हो सकती है। यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स यानी वेस्ट 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से संक्रमण की नई लहरें आ रही है और अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर भी बढ़ना तय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेल्टा की जानलेवा लहर में अप्रैल से जून तक 2.4 लाख लोगों की मौत हुई। यूएन की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन की पहुंच समेत वैश्विक नजरिया नहीं अपनाया गया तो महामारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर खतरा बनी रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण एशिया आगे बड़ी परेशानियों का सामना कर सकता है। यहाँ कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार नए वेरिएंट को बार बार बढ़ने और मामलों में तेजी आने को बढ़ावा देगी। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला ने चाचा भतीजे पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। आरोपी चाचा भतीजे ने महिला की मदद करने का आश्वासन देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने एसएसपी को दी गई शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा कि 2 जनवरी की देर रात थाना महुआ खेड़ा भरतुआ निवासी चाचा भतीजा महिला को बाइक पर बिठाकर शाहबाजपुर गांव के स्थित धोली मोड़ के पास ले गए, जहां दोनों चाचा भतीजे ने महिला को नशीला पदार्थ खिलाया और महिला के साथ दुष्कर्म किया। बता दें कि इसके बाद शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला पुलिस के पास पहुंची, लेकिन आरोप यहां पर यह है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। पीड़ित महिला ने एसएसपी से गुहार लगाई है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे न्याय मिल सके। हॉस्पिटल आने की संभावना ही मेरी, मैंने फ़ोन करा मेरी बच्ची के आ जावे, मुझे याद आई थी और मैंने इसके पर फ़ोन करा, इसकी सास घर पे है नहीं, तो जी बोली पापा मैं आ रही हूँ भाई। तो जी रात के माँ तो 7 बजे करीब निकली थी जी, एटा चुंगी आई थी, एटा चुंगी जा टेम्पू को इंतजार कर, टेम्पू कोई मिला नहीं, तो जी बराबर में ठाड़ी सोचे मामू भांजे से आ रहे थे। कौन लोग थे? जी सौरभ और सौरभ का चाचा। कहाँ के रहने वाले? भरतुआ। तो जी इसे बैठा ले गए, तो इसने रसगुल्ला, जो लड़की बता रही थी रसगुल्ला मुझे खवाए थे और फिर मैं जिन्हें बीच में बैठा ले,
थोड़ी सी दूर जाकर मेरी चीज़ बत्ती जो मुँह में नशा हो गया था, मेरी चीज़ जो सब गिरफ्त कर ली। बेहोश हो गई थी मैं, मुझे तो उनने बैठा लिया, तो मैं हथका भट्टा वाले मोड़ पे, धोली वाले मोड़ पे, तो धोली के आसपास शहबाजपुर के बीच में, तो ये ले गए थे। तो इनने सब मतलब गलत काम मेरे साथ सब कुछ किया, इन्हें गलत काम भी किया और इन्हें मेरी सारी चीज़ जेवरात सब पहनी थी। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। इससे वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार सुबह यानी आज सुबह से छाए कोहरे की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी 500 मीटर से कम रही, तो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट के पास विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास पहुंच गई। वहीं दिल्ली एनसीआर में वाहन चालकों को अपनी गति धीमी करने के साथ साथ फॉग लाइट का भी सहारा लेना पड़ा। ये नज़ारा राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि दिल्ली से सटे कई इलाकों में भी देखने को मिला। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद के साथ साथ हरियाणा के शहरों में यानी कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और सोनीपत घने कोहरे की चपेट में रहे। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह दिल्ली के पालम समेत कई इलाकों में घना कोहरा देखा गया। पालम के अलावा सफदरजंग में भी घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ा। मनाली लेह मार्ग पर बनी 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल रोहतांग देश भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। कुल्लू मनाली पहुंचने वाले हर सैलानी टनल को देखना चाहते हैं। आधुनिक तकनीक से बनी अटल टनल देखने के लिए 15 महीने में करीब 17 लाख पर्यटक पहुंचे हैं। साल 2021 के आखिरी महीने दिसंबर में रिकॉर्ड करीब 3 लाख पर्यटक मनाली पहुंचे। वहीं अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 तक 18.74 लाख से ज्यादा पर्यटक मनाली पहुंचे। दिसंबर में रिकॉर्ड करीब 3 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि मई 2021 में सबसे कम 15,971 पर्यटकों की मनाली में एंट्री हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वी और आसपास के मध्य भारत में बारिश की संभावना जताई है, जो इसके बाद काफी कम हो जाएगी और अगले 4 से 5 दिन उत्तर भारत में बहुत घना कोहरा रहेगा। एक पश्चिमी विक्षोभ 16 और 17 जनवरी को उत्तर पश्चिमी हिमालय को प्रभावित करेगा और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। आईएमडी ने आगे कहा कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और निचले क्षोभ मंडल के स्तर पर दक्षिण तमिलनाडु में अगले 5 दिनों के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान में पिछले हफ्ते से लगातार जारी सर्दी के सितम में अब कुछ हद तक राहत मिली है। मकर संक्रांति पर तेज सर्दी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हवाओं में ठंडक है। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में दिन और रात के तापमान में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब रात के तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इधर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में घने कोहरे और कड़ाके की शीतलहर का सितम जारी है। पूर्वी राजस्थान के जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली की अगर बात करें तो यहाँ तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है, लिहाजा अब धीरे धीरे सभी जिलों में मौसम साफ होगा। वहीं आने वाले कुछ दिन सर्दी से राहत भरे हो सकते हैं। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर जयपुर शहर में सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही सुबह के समय आंशिक बादल छाए रहने और दोपहर के बाद आसमान साफ रहने की संभावना है। चलिए फिलहाल के लिए खबर इंडिया में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।